बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइन, दैट इज़ आइन। व्हाट इज़ आइन? आइन क्या होता है, उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि दिस स्पीशी दैट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड आइन। ऐसी चीज़ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम आइन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल दी हुई हैं, वो कौन सी हैं? हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये तीनों जो हैं केटाइन के एग्जाम्पल हैं। क्लोरीन और ऑक्सीजन ये एनाइन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे। सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, क्योंकि हमने पहले भी इसको डिफाइन किया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। फिर एक छोटा सा नोट याद रख लीजिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो तरह से होती है, शेल के ज़रिए भी होती है और सब शेल के ज़रिए भी होती है। जो शेल होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सब शेल होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना ये है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने देखना है। जो फर्स्ट शेल होता है उसे हम के का नाम देते हैं, उसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड शेल को हम एल कहते हैं, थर्ड शेल को हम एम कहते हैं और फोर्थ शेल को हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। फोर्थ शेल को हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। अब इन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है 2n स्क्वायर। इस फार्मूले में जो n है वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है नंबर ऑफ शेल, कौन से नंबर पर शेल है। सपोज कि अगर आपने फर्स्ट शेल जिसे हम k का नाम देते हैं उसके अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो जो k है वो फर्स्ट शेल है, पहले नंबर पर है, तो 2n स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उसमें आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह अगर आपने दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो n की जगह n की जो वैल्यू है वो आप 2 पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड शेल होंगे, जिसे हम l शेल कहते हैं। इसी तरह अगर आपने तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होंगे तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम एज फोर्थ शेल का भी इसी तरह, अगर आपने फोर्थ शेल जिसे हम n शेल कहते हैं उसके अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होंगे तो उसके लिए भी आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो सेकंड शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो थर्ड शेल होता है उसमें 18 होते हैं और जो फोर्थ शेल होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से हमें मिलते हैं? ये 2n स्क्वायर वाले फार्मूले के जरिए हम इनको फाइंड करते हैं। अब याद रखना कि हर शेल में मजीद सब शेल भी होते हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें एक सब शेल होता है जिसे हम s कहते हैं, और अगर सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे जिन्हें हम s और p कहते हैं। थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे जिन्हें हम s, p और d कहते हैं, और जो फोर्थ शेल है उसमें 4 सब शेल होंगे जिन्हें हम s, p, d और f से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो s सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो p सब शेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो d सब शेल है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो f सब शेल है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन सब शेल्स के आगे जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं शेल्स को। अब हम सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका जो हमने लिखा है 1s2, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शेल को कि ये फर्स्ट शेल का सब शेल है। अब फर्स्ट शेल में
मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं, 1s2। दैट मीन सोडियम का जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट। अब फिर नेक्स्ट है 2s2 एंड 2p6। अब जो सेकंड शेल होता है उसमें कितने सब शेल होते हैं? 2 सब शेल होते हैं, s और p। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और p में कितने आते हैं? 6 और 2 8। सेकेंड शेल में वैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दैट मीन्स सोडियम का जो सेकेंड शेल है वो भी कंप्लीट है। अब जो थर्ड शेल है लिखा हुआ है आगे 3s1, 3 का मतलब थर्ड शेल। अब जो थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो सोडियम का थर्ड शेल है दैट मीन कि ये इसका लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है। सोडियम के जो वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन है, हम कह सकते हैं वो 3s1 से। इसका मतलब कि सोडियम के जो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल में आते भी है 8 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल भी कंप्लीट, सेकंड शेल भी कंप्लीट, फिर हम थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसका मतलब है कि सोडियम का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमने सोडियम के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसी तरह हम फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। 1s2 क्लोरीन का फर्स्ट शेल भी कंप्लीट, 2s2 2p6 इसका सेकंड शेल भी कंप्लीट, और इसका 3s2 और 3p5 लिखा हुआ है। इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3s2 2 और 5 7। तो इसका मतलब है क्लोरीन का जो थर्ड शेल होता है, लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब याद रखना कि कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो। वैलेंस शेल कब कंप्लीट होता है? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट रूल को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑक्ट का मतलब 8 होता है। किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के असूल को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब देखें सोडियम जो है उसको स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो क्लोरीन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिर क्या होता है कि ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो सोडियम का जो थर्ड शेल था वो हमने बनाया भी इसी 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से था। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही चला जाता है तो सोडियम का थर्ड शेल खत्म हो जाता है और उसका जो लास्ट शेल बनता है वो सेकंड शेल बनता है। सेकंड शेल में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसी तरह फिर सोडियम भी स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। अब एक और पॉइंट कि सोडियम में प्रोटॉन 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। अब अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसका मतलब सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। सोडियम के 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसका मतलब कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। कितने गुना? 1 गुना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन वही 11 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे? 10। इस वजह से सोडियम में प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई ना, तो इस वजह से सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो प्रोटॉन वही 17 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब फिर हमने इसको डिफाइन तो किया कि आयन क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आयन ऐसी चीज जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। द स्पीशीज दैट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। उसके एग्जांपल है हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। फिर हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। फिर हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इसलिए सोडियम पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहते हैं, इस वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही 17 ही रहेंगे। इस वजह से जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब फिर सबसे पहले हम फिर केटाइन को देख लेते हैं। व्हाट इज केटाइन? केटाइन क्या होता है? The species that carry positive charge is called cation। ऐसी चीज़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? केटाइन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो हैं वो सोडियम और कैल्शियम। +1 चार्ज का मतलब होता है कि इट हैज़ ए कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। और जो +2 का मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर सकता है। इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से इस पर +2 चार्ज आ जाता है। अब फिर वही बात जो मैं रिपीट कर चुका हूँ, केटाइन बनते कैसे हैं? शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाउ केटाइन आर फॉर्म्ड, कि केटाइन किस तरह बनते हैं। या फिर इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हाई। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हाई। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है? इसकी रीजन दें। देखें, अगर आ जाए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ केटाइन आर फॉर्म्ड, तो उसका आंसर आप जस्ट यही राइट करेंगे कि केटाइन आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। उसके नीचे आपकी मर्जी है एक इक्वेशन के जरिए एग्जाम्पल दे दें। अगर आ जाए फिर कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हाई। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है? तो पहले मैं ये एंडो और एक्सो, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के दरमियान फर्क क्लियर कर देता हूँ। अब याद रखना, जो एक्सो है वो एक्स से निकला है। एक्स का मतलब होता है रिमूव करना। जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है। अब जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी क्या होती है? अब्जॉर्ब होती है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हाई। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि केटाइन आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। फिर नीचे इक्वेशन के जरिए एग्जांपल देंगे सोडियम की और कैल्शियम की। फिर नीचे लिख देंगे एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होनी चाहिए। इसी वजह से फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन है वो क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। केटाइन क्या होते हैं? दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज। केटाइन बनते कैसे हैं? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। इस वजह से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो है वो है एनाइन। एनाइन क्या होते हैं? व्हाट इज एनाइन? सेम केटाइन की तरह ये उसका अपोजिट है कि द स्पीशीज दैट कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। ऐसी चीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। अब फिर यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ एनाइन आर फॉर्म्ड। एनाइन किस तरह बनते हैं? या फिर फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हाई, कि फॉर्मेशन ऑफ जो एनाइन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है? तो अगर आ जाए कि हाउ एनाइन आर फॉर्म्ड, तो उसका आप सिंपल लिख देंगे कि एनाइन आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हाई, तो उसको आप पहले यही लिख देंगे कि एनाइन आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इक्वेशन के जरिए एग्जाम्पल दे देंगे क्लोरीन की और ऑक्सीजन की। फिर लिखेंगे नीचे एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो फॉर्मेशन ऑफ एनाइन है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब मैं दोबारा इसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा आइन क्या होता है। द स्पीशीज दैट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसी चीज़ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। फिर उसके हमने एग्जांपल दी हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। उसके बाद फिर हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है सब शेल्स के ज़रिए। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है।
नेक्स्ट फिर हमने स्टडी किया केटाइन को। केटाइन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम केटाइन कहते हैं। दिस स्पीशीज दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन। केटाइन की फिर हमने एग्जांपल दी, वो कौन सी हैं? सोडियम और कैल्शियम। फिर हमने कहा कि केटाइन बनते कैसे हैं, तो उसका सिंपल हमने आंसर लिखा कि केटाइन आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो केटाइन है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए जो है फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। फिर हमने बात की एनाइन की। एनाइन क्या होता है? द स्पीशीज दैट कैरी नेगेटिव चार्ज, ऐसी चीज़ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम एनाइन कहते हैं। फिर हमने उनकी एग्जांपल दी, क्लोरीन और ऑक्सीजन। फिर यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ एनाइन आर फॉर्म्ड, या फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाई। तो फिर हमने कहा एनाइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक।